अपने अपने स्थान पे। साथियों, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जिस बैनर के अंतर्गत आज की यह महारैली आयोजित की गई है, ये नया नाम है, इसलिए इसके बारे में आपको बताया जाना जरूरी है कि राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा क्या है। जैसे आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी ने 34 दलों को मिलाकर एनडीए बनाया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो इस तरह से ये बीजेपी ने पहल करके नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस नाम का राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन बनाया, उसका नाम है एनडीए। सोनिया गांधी और कांग्रेस ने मिलकर यूपीए बनाया, लगभग 22 दलों को मिलाकर। ये जो यूपीए है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ये कांग्रेस ने और सोनिया गांधी ने मिलकर बनाया। उसी तरह से हमने 31 पार्टी के लोग, हमारे पास जो शेड्यूल कास्ट के हैं, जो शेड्यूल ट्राइब के हैं, जो ओबीसी के हैं, जो माइनॉरिटी के हैं, वो हमारे पास चलकर आए और उन्होंने कहा कि आपके नेतृत्व में हम लोग ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो हमने उनको कहा, भाई मैं तो किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ, मैं तो किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, नेता नहीं हो। तो उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमारा नेतृत्व करिए और आपके नेतृत्व में हम लोग ये चुनाव और आने वाले समय का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो हमने निर्णय किया कि 31 दल के लोगों को मिलकर राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है और अब ये संख्या 36 दलों की हो गई है। तो इस तरह से दलों की संख्या बढ़ रही है और हो सकता है चुनाव आते आते ये संख्या और आगे बढ़ जाए। ये अभी उत्तर प्रदेश के दल है और सारे देश भर के लिए हमने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया है, क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा जरूरत परिवर्तन की है। इस देश में जो मनुवादी व्यवस्था है, जो वर्णवादी, जातिवादी, अछूतवादी व्यवस्था है, उसमें परिवर्तन करने की जरूरत है और परिवर्तन करने के लिए ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है। इसलिए ये अभी अभी बनाया है, इसलिए ये नया नया है, इसका नाम अभी आपके सामने आया है। ये नया नया है, इसके बावजूद भी इतनी विशाल संख्या में महारैली में आप लोग यहाँ उपस्थित है। नया है और इसके बावजूद भी इतने बड़े पैमाने पर आप यहाँ इकट्ठा हुए, तो आप लोगों की चाहत है परिवर्तन की, इसलिए आप लोग इकट्ठा हुए हैं। और हमने जिंदगी लगा दी, 19 साल की उम्र से
अभी हमारी 64 समाप्त हो गया 21 नवंबर को, और 65वें साल में हमने प्रवेश किया। 45 साल लगाकर हमने एक विशाल संगठन बनाया, क्योंकि दुनिया में जो भी बड़े परिवर्तन हुए, भारत में नहीं, सारे दुनिया में कहीं पर भी आपने बड़े परिवर्तन देखे हैं, हुए हैं, तो वो संगठित शक्ति के बल पर हुए हैं। संगठित शक्ति के बल के बगैर कोई परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए पिछले 45 साल लगातार संघर्ष करते हुए 31 राज्यों में फैला हुआ संगठन, 567 जिलों में फैला हुआ संगठन, 4000 से ज्यादा तहसीलों में फैला हुआ संगठन, और 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में फैला हुआ संगठन, 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में फैला हुआ संगठन, इतना विशाल संगठन हमने बनाया। इतने साल लगाकर, 45 साल लगाकर। गांव देहात में जब कोई लड़का 20 साल का हो जाता है तो उसके माँ बाप उसकी शादी लगा देते हैं कि 20 साल का हो गया है, ये अभी बच्चा पैदा करने लायक हो गया है। 20 साल के लड़के कहते हैं पैदा करने लायक हो गया है, उसकी शादी लगा देते हैं। तो हम 45 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। 2 पीढ़ी, 20 साल की एक पीढ़ी मानी जाती है, 2 पीढ़ी से और 5 साल ज्यादा, इतना समय लगाया। और इतना समय लगाकर ये इतना विशाल आंदोलन, विशाल संगठन खड़ा किया है, देशव्यापी संगठन खड़ा किया है, बड़ी शक्ति संगठित निर्माण की है। इतनी बड़ी शक्ति निर्माण हुई है कि दो बार हमने भारत बंद करवाया, 2 बार भारत बंद करवाया। एक बार 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में 200 पॉइंट रोस्टर लागू करने के लिए हमने भारत बंद करवाया। भारत बंद हुआ, और जब भारत बंद हुआ तो नरेंद्र मोदी को हमने मजबूर किया कि संसद में संविधान संशोधन करके ये 200 पॉइंट रोस्टर उसको लागू करना पड़ा नरेंद्र मोदी। आप नरेंद्र मोदी को जानते हो, बहुत अकड़ू आदमी है, बहुत अकड़ू, अकड़ता बहुत है। नरेंद्र मोदी अकड़ता बहुत है। बहुत सारे लोग देहात से आए हैं, मरा हुआ आदमी ज्यादा अकड़ता है? देहात में मालूम है, देहात के लोग, मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता, बोलता तेल लगाओ भाई, थोड़ा सा घी लगाओ, नहीं तो इसके पैर साले इसको उठा कर ले जाएंगे, टेढ़े हो जाएंगे। देहात का रहने वाला हूं, इसलिए मुझे मालूम है, ये किताब की बात नहीं है, अनुभव की बात कह रहा हूं। तो मरा हुआ आदमी अकड़ता बहुत ज्यादा है, तो उसको सीधा करना पड़ता है तेल लगा के। तो मैंने भारत बंद नाम का तेल बनाया, नया तेल, नया तेल। तो इस तेल से बड़े बड़े अकड़ने वालों को हम सीधा करते हैं। मोदी भी सीधा होगा। और संसद में रिकॉर्डेड बातें बोल रहा हूं, काल्पनिक बातें नहीं, रिकॉर्ड में संसद में संविधान संशोधन करके 200 पॉइंट रोस्टर लागू करवाया। जो हमारे मास्टर लोग हैं ना, लेक्चरर, प्रोफेसर, वो कभी आंदोलन करने लायक नहीं है। वो मैंने उनकी रोटी रोजी को बढ़वाया है। मास्टर साहब बराबर है ना, ये माया शंकर जी मास्टर साहब है, बड़े मास्टर साहब है। थोड़ा सा लाख रुपए का 2 लाख करवा दिया। तो इस तरह से ये लड़ाई जो है हम लोग लड़ रहे हैं। छोटे छोटे काम मैं कर लेता हूँ। अभी
इतना बूढ़ा नहीं हो गया हूँ, लोग मुझे सहारा देते रहते हैं, मैं लेता नहीं। अभी 20 साल तक तो मैं अभी काम करने लायक हूँ। ये लड़ाई 20 साल में, ये 20 साल तक मैं इसका नेतृत्व करने लायक हूँ और 20 साल में ये ब्राह्मणवाद का राम नाम सत्य किया जाएगा। तालियां बजने से ये बात मुझे समझ में आई कि आपको राम नाम सत्य समझ में आ रहा है। ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि पहले समझ में नहीं आता था, अब आ रहा है, बड़ी खुशी की बात है। तो इस तरह से हमने पहले भारत बंद किया 5 मार्च 2019 को, फिर दूसरा भारत बंद करवाया 29 जनवरी 2020 को, सीएए के लिए भारत बंद करवाया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह डेली सीए साढ़े इतनी बार बोलते थे दिन में, एक ही अखबार में 10 जगह खबर आती थी, इतनी बार सीए बोलते थे। और अमित शाह ने संसद में घोषित किया था, संसद में कोई माई का लाल नहीं है सीए को भारत भर लागू करने के रोकने वाला, घोषित किया था अमित शाह ने। ये कोई माई का लाल इसको रोक नहीं सकता। हमने सीए के विरोध में भारत बंद किया और भारत बंद पहले के मुकाबले ज्यादा हो गया, बड़ा हो गया, क्योंकि हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी बड़े पैमाने पर साथ सहयोग दिया 29 जनवरी के भारत बंद में। और क्यों? क्योंकि आसाम में 19,48,000 लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित किया था, जेल में डाल दिया था। इतने लोगों को ऐसे कैंप बनाए गए थे जैसे हिटलर ने बनाए थे। उसमें 19,48,000 में केवल 5 लाख मुसलमान थे। मगर आरएसएस के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने सारे देश भर में प्रचार किया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए हमने ये कानून बनाया। और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जो हिंदुओं को सताया जाता है, वो जब भारत में आएंगे तो उनको नागरिकता देने के लिए कानून बनाया। ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा किया। आसाम में क्या हुआ? 19,48,000 जो लोग हैं उसमें केवल 5 लाख मुसलमान थे और 14,48,000 SC, ST, OBC के लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया। नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया, समझते हो? हमारे लोगों को पता नहीं इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ है वो भारत का नागरिक नहीं है, इसलिए उसको भारत में झोपड़ी भी रखने का अधिकार नहीं है। घर तो बहुत दूर की बात है, जमीन तो बहुत दूर की बात है, प्रॉपर्टी तो बहुत दूर की बात है, उसको झोपड़ी रखने का भी अधिकार नहीं है। और सारी संपदा पर, सारे स्टेट पर सरकार ने कब्जा कर लिया 19,48,000 लोगों का। और फिर वहां के लोगों ने मुझे आसाम बुलाया और बुलाया तो मैं वहां गया। तो मैंने लोगों को पूछा कि आसाम में जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने का आंदोलन चल रहा था, तो आप लोग क्या कर रहे थे? कहा कि हम उसमें साथ में थे। SC, ST, OBC के लोगों को पूछा कि जब बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने का आंदोलन चल रहा था तो आप लोग क्या कर रहे थे? हम आंदोलन में थे। तो मैंने कहा अब क्या हुआ?
मुझे क्यों बुलाया? जब तुम उधर थे आरएसएस के साथ, बीजेपी के साथ, बजरंग दल के साथ, बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने में शामिल थे, तो मुझे क्यों बुलाया? तो कहा अब बांग्लादेशियों के घुसपैठियों को निकालने के लिए हमने उनका साथ दिया, अब उन्होंने हमारा ही नंबर लगाया खदेड़ने के लिए, हमको ही खदेड़ने के लिए हमारा नंबर लगाया। तो किसी ने बताया भाई एक आदमी आपको बचा सकता है, तो उन्होंने पूछा कौन है? कहा वामन मेश्राम बचा सकते हैं, बाकी कोई नहीं, बाकी सब सरेंडर कर लिए। सरेंडर समझते हो ना, पूरा ऐसा। जब अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात गए, अहमदाबाद गए, प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी, तो ये जो देश का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, ऐसा पूरा का पूरा नीचे गिर गया उसके पैर। आप लोगों ने फोटो देखा हो, पूरा का पूरा नीचे। तो ये सरेंडर प्रधानमंत्री, सरेंडर, नया नाम है इसका, सरेंडर प्रधानमंत्री। ये सरेंडर किया हुआ आदमी है। तो कोई लड़ने वाला नहीं है आपकी लड़ाई, एक आदमी लड़ेगा, वामन मेश्राम, तब आपको हमने बुलाया। तो हम उसके सुप्रीम कोर्ट में भी केस लड़ रहे हैं, और उनको कहा एक और लड़ाई है, मैदान में लड़ेंगे। ये जो बदमाश लोग हैं विधानसभा में गलत कानून बना रहे, संसद में गलत कानून बना रहे हैं, वहां हमारे लोग नहीं है, जो है वो सरेंडर किए हुए लोग हैं। इन बदमाशों को सड़कों पर निपटना होगा, इन बदमाशों को सड़कों पर निपटना होगा। निपटना समझते हो ना, है? देसी शब्द है, देहाती आदमी हूं इसलिए निपटना जानता। तो इनको अगर विधानसभा में हमारे नहीं है, लोकसभा में हमारे नहीं है, तो सड़कों पर तो बहुत है। तो सड़कों पर हम लोग निपटेंगे इनको। तो हमने 29 जनवरी 2020 को भारत बंद करवाया, सीए के विरोध में भारत बंद करवाया। जब भारत बंद करवाया तो इसमें मुसलमानों ने भर भरा कर साथ दिया, बड़े पैमाने पर साथ दिया। और जब साथ दिया तो पहले के मुकाबले में उससे भी बड़ा भारत बंद हो गया। तो आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग और विश्व हिंदू परिषद के लोग माथे पर हाथ लगा के बैठ गए, साला क्या हो गया, क्या हो गया? हम डेली एससी एसटी ओबीसी को मुसलमानों से लड़ाते हैं, मुसलमानों से भिड़ाते हैं, डेली लड़ाते हैं, डेली भिड़ाते हैं। ये वामन मेश्राम ने एससी एसटी ओबीसी प्लस मुसलमान को जोड़ दिया। हम भिड़ाते हैं, इसने जोड़ दिया, शंटिंग कर दिया, जोड़ दिया। और ये जो सीएए है, ये तो वामन मेश्राम का मुद्दा नहीं है। वामन मेश्राम का मुद्दा तो आरक्षण है, सीएए तो हमारा मुद्दा है, हमने उसके हाथ में दे दिया। और सीएए के मुद्दे पर एससी एसटी ओबीसी के साथ मुसलमानों को भी जोड़ दिया, और मुसलमानों को जोड़कर फिर बड़ा भारत बंद करवाया। अब इनके बीच में आपस में लड़ाई लगाएं तो कैसे लगाएं? सवाल खड़ा हो गया। इनको तो जोड़ दिया, क्या करें? विरोधी पार्टी के लोगों ने संसद में पूछा अमित शाह को, क्योंकि संसद ने घोषित किया था, कोई माई का लाल नहीं है जो सीए को लागू करने से रोक लगाते। विरोधी पार्टी के लोगों ने संसद में अमित शाह को पूछा, वो आप सीए भारत भर में लागू करने वाले थे, कहां तक तैयारी आ गई है लागू करने की? तो अमित शाह ने किशन रेड्डी जो स्टेट मिनिस्टर था, राज्य मंत्री होम अफेयर्स था, उसको बुलाया।
बोलता ऐसा है, मैंने तो घोषित किया था संसद में, अब मैं कौन से मुंह से कहूं, मुंह ही नहीं है साला पीछे लेने के लिए, मुझे तो शर्म लग रही है, कैसे कहूं, ऐसा कर मेरी इज्जत बचा ले, तू जाके बोल। किशन रेड्डी सभी संसद में खड़ा हो गया, राज्य मंत्री खड़ा हो गया और कहा, विरोधी पार्टी ने पूछा था, क्या पूछा था कि सीएए लागू करने के लिए कहां तक तैयारी आ गई, तो राज्य मंत्री ने जवाब दिया, सरकार ने अभी इस पर कोई विचार नहीं किया है। विचार ही नहीं किया, लागू तो बहुत दूर की बात है, विचार ही नहीं किया। विचार भी करेंगे तो दूसरा भारत बंद कर दूंगा, मेरे पास कोई काम धंधा तो है नहीं, मेरे पास कोई काम धंधा है? नरेंद्र मोदी ने ही बेरोजगार बनाया, मैं भी एक राष्ट्रीय स्तर का बेरोजगार हूं। फर्क इतना है, मैं राष्ट्रीय स्तर का बेरोजगार हूं, तो हमारे पास कोई काम धंधा तो है नहीं। और आजकल भारत बंद करना मेरे लिए सबसे आसान काम, भारत बंद करना सबसे आसान काम। मैं 15 मिनट का वीडियो बनाता हूं, ये सोशल मीडिया वालों को बुलाकर 15 मिनट भारत बंद करना है, और उसको सोशल मीडिया को दे देता हूं। 15 मिनट का वीडियो बनाकर भारत बंद का ऐलान करता हूं, इन लोगों को दे देता हूं, और देने के बाद सोने के लिए चला जाता हूं, सो जाता हूं, लोग जाग जाते हैं। सारे देश भर में भारत बंद करने के लिए लग जाते हैं, मैं सो जाता हूं। 45 साल तक मैं सोया नहीं, जगाता रहा, अब लोग जाग गए सारे देश में। केवल 15 मिनट का वीडियो बनाने की जरूरत है, लोग सारे देश भर में भारत बंद करने के लिए लग जाते हैं। अब ज्यादा मेहनत करने की मौलाना जरूरत नहीं है, आपकी चिंता मैंने हल कर दिया है। आपका काम मौलाना, लोगों का काम पीछे से सपोर्ट देना है, भाई इतना करो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, पीछे से सपोर्ट करो। तो इस तरह से 2 बार हमने भारत बंद किया, और अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी सीएए बोलना ही भूल गए। अभी बोल रहे हैं, बोल रहे, बोलती बंद हो गई, बोलना ही बंद हो गया। करने धरने की तो बहुत दूर की बात है, बोलना ही बंद हो गया। 2 बार भारत बंद किया। जो नीट का मामला था, ओबीसी के नीट का मामला था, इसके लिए तो हमको भारत बंद भी नहीं करना पड़ा। इसके लिए हमने कहा केवल ज्ञापन दे दो, कागज में लिखो हमारा ये कहना है। केवल जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, ऐसा ज्ञापन दिया तो नरेंद्र मोदी ने लागू कर दिया। भारत बंद भी नहीं किया, कहा भारत बंद करेंगे साला ज्यादा मुश्किल मामला हो, उसके पहले ही स्वीकार कर लिया। और श्रेय खुद लेने के लिए ओबीसी के जो मिनिस्टर बनाए थे उनका डेलीगेशन बनाया, ओबीसी के मिनिस्टर का डेलीगेशन बनाया, और वो प्रधानमंत्री को जाकर मिले, उनके ही मिनिस्टर वही डेलीगेशन लेके प्रधानमंत्री को मिले और कहा कि ये नीट लागू करो, और प्रधानमंत्री ने नीट लागू कर दिया, ऐसा अखबार वालों ने लिखा। तो हमने छानबीन की, पता चला कि बीजेपी के लोगों ने ये सोचा, अरे ये तो नीट के लिए तो वामन मेश्राम लड़ रहे हैं, अगर लागू करेंगे उसका श्रेय वामन मेश्राम को चला जाएगा, नहीं श्रेय मिलना चाहिए। तो क्या करना होगा कि हमने जो मिनिस्टर बनाए उनका एक डेलीगेशन प्रधानमंत्री को मिलाओ, ज्ञापन दो, फोटो निकालो, अखबार में छापो, और नरेंद्र मोदी को श्रेय दो कि इन्होंने हमारे कहने पर लागू किया। ये नौटंकी अब लोगों को समझ में आती है। अरे वामन मेश्राम सड़कों पर है, मिनिस्टर कैबिनेट के है, वामन मेश्राम सड़कों पर रहकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दे रहा है क्योंकि वो सड़कों पर है। अबे मिनिस्टर भी ज्ञापन दे रहे, साला अजीब किस्म की बात है। हम लोग सड़कों पर है, हम ज्ञापन दे रहे हैं,
समझ में आता है क्योंकि सड़कों पर है। मगर मिनिस्टर भी ज्ञापन दे रहे हैं। अगर मिनिस्टर भी ज्ञापन दे रहे हैं तो मिनिस्टरों में और वामन मेश्राम में क्या फर्क है? अगर तुमको मिनिस्टर बनाया, तुम्हारे पास फैसला लेने का अधिकार है। ये प्रधान है ना इधर यूपी का प्रभारी, बीजेपी ने यूपी का प्रभारी बनाया ओरेसे का, एजुकेशन मिनिस्टर है, उसके पास नीट का मामला है, वही ज्ञापन गधे, तेरे हाथ में फैसला लेने का अधिकार है, तू ज्ञापन दे रिया है? तू फैसला नहीं ले रिया, ज्ञापन दे रिया। तो इस तरह से हमारे लोगों के साथ इस देश में धोखाधड़ी हो रही है। और धोखाधड़ी करने वाले जो लोग हैं वो बहुत चालाकी से धोखाधड़ी करते हैं, बहुत होशियारी से धोखाधड़ी करते हैं। पार्टी का नाम बीजेपी रहता है और चेहरे बैकवर्ड क्लासेस के रहते हैं, चेहरे शेड्यूल कास्ट के रहते हैं, चेहरे शेड्यूल ट्राइब के रहते हैं, उनको सामने कर देते हैं। और उसके पीछे पंडित जी, उसके पीछे पंडित जी खड़ा रहता है और हमारे ही लोगों के चेहरे सामने रखता है। और हमारे लोगों को पीछे जो चेहरा है वो दिखाई देता नहीं है, सामने का चेहरा हमारा ही होता है। तो हमारे लोगों को लगता है यार हमारा ही आदमी, हमारा ही आदमी तो एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा, मिनिस्टर बनेगा। तो ये जाल में फंसते हैं और जाल में फंसकर जो है बार बार जाल में फंसते हैं। ये बात साथियों ध्यान में रखना होगा। इस बात को ध्यान में रख करके कि पार्टी हमारी होनी चाहिए। ध्यान रखो क्या होना चाहिए? पार्टी हमारी होनी चाहिए, नेता हमारा होना चाहिए, प्रतिनिधित्व हमारा होना चाहिए और विचारधारा हमारी होनी चाहिए, उद्देश्य हमारा होना चाहिए। इतनी बातें जहां हो वहां अगर कोई आदमी चुनाव लड़ रहा है तो उसको वोट देना चाहिए, तो आपका काम होगा, अन्यथा आपका काम नहीं होगा। वो हमारे लोगों का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे और थ्रो करेंगे, फेंक देंगे। ये बात ध्यान। प्रचार के दौरान जब चुनाव चलता है तो एक बात का प्रचार बैकवर्ड क्लासेस में किया जाता है, बड़े पैमाने पर प्रचार किया जाता है। किस चीज का प्रचार किया जाता है? अरे ये तो हारने वाला कैंडिडेट है, इसको वोट देने से वोट जाया जाएगा, फालतू जाएगा, ये तो हारने वाला है, हारने वालों को वोट दोगे तो ये तुम्हारा वोट जाया जाएगा, फालतू जाएगा, खराब हो जाएगा। वोट कभी खरा नहीं होता, वोट कभी खराब नहीं होता। मान लो जो कैंडिडेट जीतने वाला है उसको आपने वोट दे दिया, चलो ठीक है, एक बात समझाता हूं आपको कि जीतने वालों को आपने वोट दे दिया और जीतने के बाद उसको मिलने के लिए गए और कहो कि विधायक जी, सांसद जी, हमने भी आपको वोट दिया। तो पूछेगा क्यों? नहीं, आप जीतने वाले थे इसलिए हमने कहा कि हमारा वोट फालतू जाया क्या करना है, खराब क्या करना है, इसलिए आपको वोट दिया। तो कहेगा तो हम तो जीतने वाले थे, जीतने वाले थे, तुम वोट देते तो भी जीतते, ना देते तो भी जीतते, तो तुम्हारे वोट का हमारे लिए कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि तू देता तो भी मैं जीतता, नहीं देता तो भी मैं जीतता। जब वो ऐसा कहता तो ये हमारा आदमी जो हंसते हंसते घर में जाता है उसका मुंह छोटा होकर बाहर चला आता है, फिर 5 साल दोबारा मिलता नहीं हमारा, उसके बाद जाता ही नहीं। तो जीतने वालों को अगर वोट दोगे तो वोट खराब होगा। ध्यान रखो, अगर आपने कमजोर आदमी को, अगर आपकी लड़ाई लड़ रहा है उसको आपने वोट दिया और 6% वोट हो गया, अगर 6% वोट हो गया उसका कमजोर का, 6% वोट उसका जमा हो गया आपका,
जो खराब होने वाला था वो जमा हो गया, अकाउंट में जमा हो गया और परसेंटेज 6% हो गया, तो चमत्कार हो जाता है, पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाती है। 6% वोट हो गया, पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाती है, रजिस्टर से ज्यादा आगे रिकॉग्नाइज हो जाती है, मान्यता प्राप्त हो जाती है। और फिर उसके हारने वाला विधायक जो हारा हुआ है, जब वो पुलिस चौकी को टेलीफोन करता है, अब कहता है इंस्पेक्टर साहब मैं पासवान बोल रहा हूं, तो इंस्पेक्टर क्या बोलता है, कौन पासवान? वो जो 6% वोट लिया था ना, वो पासवान। अच्छा अच्छा सर जी, सर गलती हो गया सर, समझ में आ रहा है? तुरंत सर गलती हो गया सर, 6% से कौन पासवान? एक सर, इतना फर्क हो जाता है। वो इंस्पेक्टर जो है उसको सर, क्योंकि उसको लगता साला अगला विधायक कोई साला ये ना हो जाए, बोल नहीं सकता। पर लोकतंत्र में 5 साल में इधर का उधर, उधर का इधर हो जाता है, तो सर बोलना शुरू कर देता है। और टेलीफोन से वो कमजोर आदमी पुलिस चौकी में आपका काम करने लायक हो जाता है। वोट कभी खराब जाता नहीं है, कमजोर लोगों को ध्यान रखो। ये प्रचार के दौरान बड़ी जाति के जो लोग हैं ये गुमराह करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। वोट कभी खराब नहीं होता है, वो आपके अकाउंट में जमा होता है, और जितनी संख्या में जमा होता है उतनी पार्टी की ताकत होती है, और फिर वो पार्टी आपका काम करने लायक इलाके में होती है। ध्यान रखो, देश में रूल ऑफ लॉ नहीं है, देश में कानून का राज नहीं है। इलाके का एमएलए, इलाके का विधायक पुलिस चौकी चलाता है, इंस्पेक्टर नहीं चलाता है। अजीब लोग भाई, इतना सिंपल तर्क शास्त्र मालूम नहीं आप लोगों को। देश में रूल ऑफ लॉ नहीं है, कानून का राज नहीं है। देश में पुलिस चौकी जो है वो विधायक चलाता है, जैसा विधायक बोलता है वैसा इंस्पेक्टर करता है। और इसलिए जितने वोट आपके पार्टी के नाम पर जमा होंगे, आपकी आवाज इंस्पेक्टर सुनेगा, नहीं तो आपकी आवाज सुनने वाला नहीं है। बॉम्बे में, दिल्ली में बैठा था, बॉम्बे से टेलीफोन आया माओजी भाई राठौड़ का, ये पुलिस वाले आंदोलन के लिए परमिशन नहीं दे रहे। टेलीफोन आया माओजी भाई राठौड़ बॉम्बे से, ये पुलिस वाले परमिशन नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा पुलिस वालों के बाप का ताज है, कैसा नहीं देता है अभी बताता हूं। हाँ लिखो, निकालो, पेन निकालो, कागज निकालो, निकाल, हाँ लिखो लिखो। आर्टिकल 19 के तहत ये हमारा मौलिक अधिकार है, और ये मौलिक अधिकार का आप परमिशन ना देकर उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, आपको करने नहीं देंगे। अगर आपने ऐसा किया तो हम लोग जेल में जाने के लिए तैयार है, हम अपना कार्यक्रम करेंगे, परमिशन देते हो तो करेंगे, नहीं देते हो तो करेंगे, जेल में जाने के लिए तैयार है, लिखित दे रहे हैं, ले लो। इंस्पेक्टर ने पढ़ा, नहीं हम नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये नहीं। इंस्पेक्टर वो जो लिखा हुआ है, देखा साला मैं ही फंस गया उसमें, तो संविधान का उल्लंघन मैं ही कर रहा हूं, नहीं ये मैं नहीं लूंगा। तो उधर ऊपर बैठा हुआ बड़ा अधिकारी, अरे क्या कर रहा है कुलकर्णी, क्या है? बोलता ये ऐसा ऐसा है, मेरे पास भेज दे। उधर काम ले बैठा, आ जाओ बैठो 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 बैठो, अरे 2-4 चाय ला, ए कुलकर्णी, उसी को बोल रहे 4 चाय ले। जिसने मना किया वही कुलकर्णी को कहा 4 चाय ले। अब बड़ा वो उसके ऊपर वाला अधिकारी, हाँ, और कुलकर्णी इस पीरियड में जब तक हम चाय पिए तब तक परमिशन वाला लेटर टाइप कर दे दे। समझ रहे हो ना? सिंपल ये लिख दिया कि संविधान का उल्लंघन नहीं करने देंगे, किया तो जेल में जाने के लिए तैयार है, लिख कर दे रहा है।
तो पुलिस वालों ने बुलाकर परमिशन दिया। अब तुम मानने वाले नहीं हो। पुलिस वालों के पास कौन सा हथियार है मालूम? कौन सा हथियार है मालूम है? अच्छा, नहीं मानते? जेल में डाल दूंगा। क्या बोलते हैं पुलिस वाले? नहीं मानते? नहीं मानते? जेल में डाल दूंगा। उसको बोलो चलो जेल में, चलो चलो चलो। अरे सब चलो तो, हाँ लाओ गाड़ी लाओ। अरे क्या? अरे रुको 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 रुको, गाड़ी कहाँ है? गाड़ी नहीं है ना। तसल्ली से बैठकर बात करते भाई, एकदम सीधा हो जाता। देखो कानून का राज जो है वो नहीं चला रहे हैं। आप लोगों को आग्रह करना चाहिए कानून का राज लागू हो। मैं गुजरात गया, वहां खुद अरेस्ट करवाया। रात के 2:30 बजे मेरे ऊपर एफआईआर दाखिल किया, कोर्ट के सामने मुझे प्रस्तुत किया। मेरे वकील ने इंस्पेक्टर को पूछा कि वामन मेश्राम आपके चौकी पर कितने बजे आए थे? कहा 4:15 बजे। और 4:15 बजे से लेकर रात के 2:30 बजे आपने एफआईआर दाखिल किया? कहा इस पीरियड में वो कहाँ थे? कहा हमारे पोजीशन में थे। जब आपके पोजीशन में थे तो इस पीरियड में उन्होंने अपराध कौन सा किया वो बता। वो तो आपके ही पोजीशन में थे, कोई अपराध तो किया नहीं। बेल ग्रांटेड हो गया, जमानत मिल गई। उसके खिलाफ, वहां के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर के खिलाफ 2 हाईकोर्ट में केस दाखिल कर दिया। अभी तक असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर ने हमारे सवालों का जवाब हाईकोर्ट में नहीं दिया। और अभी मैं गुजरात जाकर आया कि वो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर जो है, अगर रिटायरमेंट होने के बाद भी मैं सुप्रीम कोर्ट तक उसको नहीं छोड़ूंगा, उसका पेंशन भी बंद करवाऊंगा। और वो सामने इंस्पेक्टर रिकॉर्डिंग कर रहा था। मैंने इंस्पेक्टर ये भी रिकॉर्ड कर ले थोड़ा सा, वो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर को बता दे वामन मेश्राम ऐसा कह रहा है कि तू कब तक जवाब नहीं देगा? रिटायरमेंट के बाद तो देगा ना। कहाँ जाएगा? बाहर पाकिस्तान तो जाएगा नहीं, भारत में रहेगा। कहाँ जाएगा? तो मैं तो कानून के दायरे में रहकर कर रहा हूं, मैं तो संविधान के दायरे में रहकर कर रहा हूं। और इसलिए मैं कानून का उल्लंघन करता नहीं हूं। मेरे से जो पंगा लेगा मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूं, बख्शने वाला नहीं हूं। तो आपको भी सलाह देता हूं, कानून के दायरे में रहकर करो। आपको अधिकार दिया है संविधान ने, बाबा साहब ने। अगर आप अपने लोगों को केवल एक बात समझाओ कि बाबा साहब आम्बेडकर ने आपको वोट का अधिकार दिया, जो आप क्या सोचते हो वोट का अधिकार काहे के लिए दिया? तो आप लोग, हमारे लोग सोचते हैं वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार है। हमारे लोगों को कितना ज्ञान है मालूम? पढ़े लिखे लोगों को, अनपढ़ों को तो है नहीं। पढ़े लिखे लोगों को कितना ज्ञान है? वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार। वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार नहीं है, वोट का अधिकार शासक बनने का अधिकार। सिंपल, थोड़ा सा चेंज। वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार नहीं है, वोट का अधिकार शासक बनने का अधिकार है। जिस दिन हमारे आदमी को समझ में आएगा कि वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार नहीं है, ये शासक बनने का अधिकार है, तो हमारा आदमी वोट का उपयोग शासक बनने के लिए करेगा, दूसरों को चुनने के लिए नहीं करेगा। अब क्या करता है? दूसरों को चुनने के लिए करता है, क्योंकि देने का अधिकार उसको ये मालूम ही नहीं है कि वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार नहीं है, शासक बनने का अधिकार है। शासक चुनने का अधिकार नहीं है, शासक बनने का अधिकार है। और जिस दिन शासक बनोगे तो त्रिवेदी पांडे जी आएंगे और बोलेंगे, नमस्कार सर, सर नमस्कार सर, पांडे जी, तिवारी जी, चतुर्वेदी जी, द्विवेदी जी। एक भी वेद नहीं पढ़ा, फिर भी चतुर्वेदी पढ़ा है, देखा ही नहीं, फिर भी चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी। एक भी बार वेद नहीं पढ़ा, पाठक जी।
नमस्कार करता हुआ आएगा, नमस्कार करेगा। तो इसलिए आपको केवल अपने दिमाग में कुछ नहीं, यार न हथियार उठाना है, न डंडा उठाना है, न कुछ नहीं करना है, केवल सोचने का तरीका बदलना है कि वोट का उपयोग शासक चुनने के लिए नहीं, शासक बनने के लिए करेंगे। कुछ नहीं करना, कोई साला हथियार उठाना नहीं है, कोई गोली चलाना नहीं है, कोई बंदूक चलाना नहीं है, कोई डंडा चलाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। इतना चमत्कारिक अधिकार बाबा साहब आम्बेडकर ने आप लोगों को दिया, ये केवल उपयोग करने की बात है। ऐसा करोगे तो आपको सफलता हासिल करने के लिए कोई भी रोक नहीं लगा सकता। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक दो बात और आपको बताना चाहता हूं। पिछले विधानसभा के चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने का वादा बीजेपी के लोगों ने किया था, याद है? इसी इलाके का है शायद, है? इसी इलाके का, हाँ वो यही कौशाम्बी इलाहाबाद यही ना है। हमारे लोग टमरे लेकर टॉयलेट को जाते इतना अंतर पर है, ज्यादा लंबा नहीं है। अरे हम समझते हैं भाई, हमको मालूम है। हम 500 जिलों में घूमकर मीटिंग करके आया हुआ एकमात्र जिंदा आदमी भारत। रिकॉर्ड देख लेना, किसी को भी नहीं तो ये तो रिकॉर्ड की जांच पड़ताल कर लेना कि कौन आदमी है जो आदमी फिजिकली 500 जिलों में घूमकर आया हो और 500 जिलों में मीटिंग करके आया हो। वो जिंदा आदमी कौन है? वो हमारा ही नंबर, दूसरे में भी हम, तीसरे 10 नंबर तक हमारा ही नंबर रहे। उदित राज ने एक सर्वे किया, अपना ही सर्वे किया। उदित राज का नाम आप ये इलाहाबाद का ही है। कहा कि पहले नंबर का नेता हम खुद उदित राज, और दूसरे नंबर पर वामन बेचा। अपना ही खुद ही किया। आप लोगों को ये इलाहाबाद वालों को याद दिला रहा, खुद ही सर्वे किया घर में बैठे बैठे कि पहले नंबर का नेता हम और दूसरा नंबर वामन बेचा। हमको दूसरा नंबर देना था उसको, घर में बैठे बैठे। अब वो गायब हो गया अपने आप। साला हम दूसरे नंबर का पहले नंबर पर आ गए, वो गायब हो गया। गायब होते ही दूसरे नंबर वाला ऊपर आ जाता है, पहले नंबर का हो जाता है। तो हम अपने आप साले बगैर मेहनत से ही पहले नंबर पर आ गए। और अब पहले नंबर से 10 नंबर तक हम ही है, बाकी सब सरेंडर है, बाकी कोई है नहीं है। तो केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट बनाकर वोट लिया और वोट लेकर जब मुख्यमंत्री बनाने का समय आया तो केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुलाया। केशव प्रसाद मौर्य ने जैकेट नया जैकेट, वो होता नहीं इधर नेता लोग पहनते आजकल, ऐसा आप वाला या वाला, हाँ सदरी बोलते, मुझे मालूम नहीं है। ये ऐसा हाफ वाला ही होता है। हाँ, बाकी सब ड्रेस होता है नेताजी वाला, और ये इतना ही होता है। और नया बनाकर गया। अब तो बस घोषणा होने वाली है। गए केशव प्रसाद मौर्य जी दिल्ली, और फिर हाईकमांड बीजेपी के लोगों ने बताया कि बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए आपको बुलाया गया। उसको लगा हरी अपना ही नंबर दिखाने वाला है, ताकि आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। वहीं पर उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया और गिर गया। वहीं पर भाजपा हेडक्वार्टर में, वहीं पर ब्लड प्रेशर बढ़ गया और गिर गया। तो एम्स में भर्ती कर दिया। अब खबर आ गई कि मौर्य जी को एडमिट कर दिया गया। तो लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए, इसलिए बीजेपी वालों ने कुछ पत्रकारों को बुलाकर खबर छपवा दिया कि केशव प्रसाद मौर्य जी को इसलिए भर्ती किया गया कि उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया है। लो होने से वजह से तो भर्ती किया गया। लो, अबे जब मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा ऐसा कहा जाता है तो हाई होता है, लो नहीं होता है। ब्लड प्रेशर लो नहीं होता है, हाई होता है। हाई होने की वजह से
उसको एडमिट किया गया था और इस तरह से धोखाधड़ी किया केशव प्रसाद मौर्य के साथ और तमाम केशव प्रसाद मौर्य के माध्यम से बैकवर्ड क्लासेस के साथ धोखा किया गया। अब ये मामला उत्तर प्रदेश के चुनाव में आ जाएगा, ऐसा बीजेपी वालों को आरएसएस वालों को लगा कि ये मामला फिर दोबारा आएगा, तो आरएसएस वालों ने योगी को बुलाया, योगी जी अभी केशव प्रसाद मौर्य के घर में शादी है, उसके बहू को एक साड़ी ले जाओ, ज्यादा करने की जरूरत नहीं, एक साड़ी। तो योगी जी एक साड़ी लिए, वो भी किसी बनिया ने ऐसी प्रेजेंट दे दिया, वो जाके उसको साड़ी दे दिया। केशव प्रसाद मौर्य खुश हो गया कि हमारा गिला शिकवा खत्म हो गया, सारा एक साड़ी में खत्म हो गया। इतना बड़ा धोखा किया गया और इतना बड़ा धोखा तमाम बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के साथ में हुआ। तो ये बात मैं क्यों बता रहा हूं आप लोगों को? अब मौका है धोखेबाज के पिछवाड़े पे लात मारने का, धोखेबाज के पिछवाड़े पर लात मारने का मौका है, सबक सिखाने का मौका है। तो आपको सबक सिखाना होगा, इसलिए ये बात आप लोगों को बता रहा हूं। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, दो तीन बातें केवल महत्वपूर्ण है इसलिए बता रहा हूं। हम लोगों ने इस देश में बहुत खास बात बता रहा हूं, इस देश में हमने मुसलमानों को मूल निवासी घोषित कर दिया कि मुसलमान जो पाकिस्तान नहीं गए वो इसलिए नहीं गए क्योंकि वो मूल निवासी थे। जो भारत में रहे वे मुसलमान हैं, वो मुसलमान मूल निवासी मुसलमान हैं, मूल निवासी से कन्वर्ट होकर मुसलमान हो गए, मूल निवासी मुसलमान है। तो भागवत को मालूम हो गया कि वामन मेश्राम अब इनको विदेशी हम कह रहे आरएसएस वाले, अब वामन मेश्राम ने मूल निवासी कह दिया। तो मुसलमानों को भागवत ने कहा तुम्हारे पुरखे भी हिंदू थे, हमारे पुरखे भी हिंदू थे, हम भाई भाई। केवल एक बात कहने से हमने कहा मुसलमान सारे भारत के मूल निवासी है। तो आरएसएस को अपना थूका हुआ थूका चाटना पड़ा। जो थूका हुआ था ना कि ये विदेशी मुसलमान है, ये जो विदेशी मुसलमान है, ऐसा जो आरएसएस ने थूका था वो फिर चाट लिया और कहा कि नहीं इसका पुरखा हमारा पुरखा एक ही थे। तो हमारी ताकत का अंदाजा मुसलमानों को बता रहा हूं, क्या परिवर्तन हो रहा है देश में। अभी कल भागवत ने कहा एक भी हिंदू को विमुक्त नहीं होने देंगे, इसका मतलब है एक भी हिंदू को आजाद नहीं होने देंगे। रिजोल्यूशन पास किया, आजाद नहीं होने देंगे, क्योंकि उन मालूम तो आजादी की लड़ाई है। वो अंग्रेजों के गुलामी से आजादी थी, ये मनोवादियों के ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी का मामला है। तो इस तरह से ये लड़ाई आगे बढ़ रही है, बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रही है। तो इस तरह से अब आखिरी बात कहकर मैं आप लोगों को आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को ज्यादा समय नहीं, केवल 5:15 ही हो गए हैं। साथियों, जब कोविड-19 का मामला चल रहा था और हमारे लोगों के रोजगार खत्म हो रहे थे, तो इस देश में नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र की संपत्ति बेचने का अभियान चलाया। कोविड काल में उद्योगपतियों ने 12 लाख करोड़ रुपया कमाया। हम लोगों को रोजगार मिलना बंद हो रहा था और उद्योगपतियों ने कोविड काल में 12 लाख करोड़ रुपया कमाया। आप अंदाजा लगाओ 12 लाख करोड़ रुपया कितना होता है। तो ये जो सरकार है ये उद्योगपति के
इशारे पर चलने वाली सरकार है। ये बात साथियों ध्यान रखना होगा। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो छत्रपति शाहू महाराज को अपना बाप नहीं मानते, वो पंजाबराव देशमुख को अपना बाप नहीं मानते, शिवाजी महाराज को अपना बाप नहीं मानते, वो गांधी को अपना बाप मानते। अपने बाप को जो बाप नहीं मानता, दूसरे के बाप को अपना बाप मानता है, तो उसके साथ तो धोखा होगा, उसके साथ तो धोखा होगा। तो पिछड़े वर्ग के लोगों को अपने वास्तविक पुरखे कौन हैं और जो झूठे पुरखे कौन हैं, ये समझने की जरूरत है। एक और बात आपको बताना चाहता हूं, आखिरी बात। इस देश में नरेंद्र मोदी और उसके पहले के जितनी सरकार है वो देश के विकास की बात करते हैं। देश का विकास, देश का विकास, देश में रहने वाले लोगों का विकास नहीं। ध्यान रखो, देश का विकास। अब देश का विकास का क्या मतलब है? जो सिंगल लेन रोड है वो 4 लेन बढ़ेगा, जो 4 लेन है वो 6 लेन बनेगा, जो 6 लेन है वो 8 लेन रोड बनेगा, रोड बनेगा। और उसमें लिखा रहेगा बैलगाड़ी चलाने की इजाजत नहीं, घोड़ा गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं, साइकिल चलाने की इजाजत नहीं है, मोटरसाइकिल चलाने की इजाजत नहीं। और ये हमारे लोगों के पास रहता है, तो हम लोगों को खदेड़ दिया वहां से। वो जो विकास है, वो जो 4 लेन वाला विकास है, ओवर ब्रिज वाला विकास है, उसमें हमारे लोगों को खदेड़ दिया। तो ये विकास, ये देश का विकास है, देश में रहने वाले लोगों का विकास नहीं है। देश में रहने वाले लोग भूखमरी के कगार पर इन लोगों ने पहुंचाए ताकि चुनाव के दौरान उनको 1000-2000 रुपया देकर खरीदा जा सके। वोट खरीदने के लिए इन लोगों ने बेचने वाला समाज पैदा किया, भूखमरी वाला समाज पैदा किया। ऐसे शासक वर्ग को सबक सिखाने की जरूरत है। आने वाले समय में आप लोग इनको सबक सिखाने का काम करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मोहम्मद मेश्राम साहब। बस 5 मिनट और रुके रहे, समापन होने के बाद आप सब जाएंगे। मैं इस कार्यक्रम का समापन करने के लिए बहुजन क्रांति मोर्चा के जिला संयोजक माननीय शैलेंद्र भारती एडवोकेट साहब को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, आए और इस कार्यक्रम का समापन करें। सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करें। माननीय शैलेंद्र भारती, जिला संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा प्रयागराज। धन्यवाद संचालक महोदय। आज अरे माही वो निधि वाला हेलो, हमारे बाम से के बहुत ही सीनियर पदाधिकारी माननीय आनंद जायसवाल जी के साले माननीय विकास जायसवाल जी, जो कि आयुष्मती अनुराधा जायसवाल जी, जिलाध्यक्ष बीएमपी महिला विंग की इलाहाबाद, उनके भाई साहब हैं। मैं विपिन कुमार जायसवाल जी से चाहूंगा कि आप आए और आप साहब को 5000 रुपए जन आंदोलन निर्माण निधि देना चाहते हैं। माननीय विपिन कुमार जी, माननीय विपिन कुमार जी एवं माननीय अनुराधा मैडम आ जाए। माननीय सुभाष यादव प्रजा भैया कुंडा से है, आप 200 रुपए साहब को धनराशि दे रहे हैं। आप आए, मेटा से चलकर दोनों आंखों के आप सूर हैं, माननीय जयकांत यादव जी के साथ आए हैं। मैं आपको बुलाना चाहूंगा, आप आए और 100 रुपए की आप धनराशि दें। इंजीनियर शिवराम प्रताप करते हैं, आप 10,000 रुपए साहब को आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर रहे हैं। सुखलाल कौशाम्बी से 1000 रुपए साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर रहे हैं। आप आए और माननीय मोहम्मद मेश्राम साहब को भेंट। जय जय। माननीय
मस्ताना पासी जो कि आज ही बहुजन मुक्ति पार्टी को ज्वाइन किए हैं। मस्ताना पासी जी 5,000 रुपए माननीय मोहम्मद मिश्रा साहब को आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर रहे हैं। आप संत लाल कोड़ी जी की तरफ से 200 रुपए जन आंदोलन निर्माण निधि दिया जा रहा है। डॉक्टर सुखदेव जी व्यक्ति हैं, उनकी तरफ से जन आंदोलन निर्माण निधि दिया जा रहा है। आप भी जाए। रुकिए परेशान मत होइए। हमें भी गाड़ी घूमना कौन सा रवि जी राम मनोज सरोज साहब जो कि बीएमपी के मंडल अध्यक्ष है, प्रयागराज से उनकी तरफ से 5,000 रुपए जन आंदोलन निर्माण निधि दिया जा रहा है। आप सभी लोग ऐसे महानुभावों का किसका है? अरे चेक किसका है बोलो। माननीय विपिन कुमार जी, माननीय विपिन कुमार जी अगर आवाज सुन रहे हो तो आ जाए। आनंद जायसवाल जी, विपिन जायसवाल आनंद जी आइए। विपिन एवं विपिन एवं आनंद जी की तरफ से 5,000 रुपए। अनुराधा जायसवाल मैडम जो कि बहुजन मुक्ति पार्टी इलाहाबाद की जिला अध्यक्ष है। सुखलाल की लड़की की तरफ से जन आंदोलन निर्माण निधि दिया जा रहा है। धीरज मौर्य विधानसभा प्रभारी बहुजन मुक्ति पार्टी श्री राठौर की तरफ से 1,000 रुपए जन आंदोलन निर्माण निधि। जल्दी जाए धीरज जी, धीरज मौर्य जी। और लोग पीछे हो जाइए भाई, मंच तो मजबूत नहीं है। आप लोग ज्यादा लोग मंच पे ना आए, नहीं मंच अगर डैमेज हो जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे भाई, थोड़ा नीचे रहिए आप। दादा अशोक यादव जी की तरफ से 500 रुपए जन आंदोलन निर्माण निधि दिया जा रहा है। दादा अशोक यादव जी की तरफ से। हेलो कम करवा दो, मंच खेल रहा है। आप सभी लोगों से निवेदन, आप लोग नीचे चले जाइए। आप सभी लोगों से निवेदन, नीचे चले जाइए। मैं माननीय शैलेंद्र भारती से बोल रहा हूँ कि आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। माननीय शैलेंद्र भारती, नाम बोलिए। माननीय राजू सिंह पटेल जो कि तरसला विधानसभा प्रभारी है बहुजन मुक्ति पार्टी, उनकी तरफ से 3,000 रुपए जन आंदोलन निर्माण निधि दिया जा रहा है। माननीय राजू सिंह पटेल, AK सिंह पटेल उर्फ राजू नेता जी की तरफ से 3,000 रुपए जन आंदोलन निर्माण निधि दिया जा रहा है। साथियों, आज बहुजन क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा अर्थात राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के माध्यम से कार्यक्रम जो चल रहा है उसमें सभी लोग